नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये क्या चल रही है, आपकी इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो राजकोषीय नीति से संबंधित जो भी पोर्शन होता है। राजकोषीय नीति क्या होती है, कौन निर्मित करता है उसको, उसमें क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या उसमें कमियाँ होती हैं, उन कमियों में कैसे सुधार किया जाए, ठीक है। इनसे संबंधित जो आसपास के पॉइंट्स थे उन सभी को हमने डिटेल से समझा हुआ है। इससे संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं वो पहले से अपलोडेड हैं, आप चैनल में इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर चालू हो रहा है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बजट, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि राजकोषीय नीति के उपकरण क्या होते हैं। तो राजकोषीय नीति के 4 से 5 उपकरण होते हैं। उनमें से जो 2 सबसे बड़े उपकरण होते हैं वो एक बजट व्यवस्था जो होती है वो, और दूसरा क्या होता है आपकी कर व्यवस्था। मेन उपकरण यही होते हैं। इसके अलावा सभी छोटे उपकरण होते हैं जिनमें क्या है इतना ज़्यादा परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है ना। तो अब हम आज जो चालू करने वाले हैं आपका बजट व्यवस्था। बजट व्यवस्था जैसी ख़त्म होगी, बजटीकरण प्रणाली जो है वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद हम कर व्यवस्था चालू करेंगे, भारतीय कर प्रणाली को चालू करेंगे, जो कि आपके पेपर में, आपके सिलेबस में बाकायदा मेंशन्ड है। जिसमें आपका जो प्रथम यूनिट है, प्रथम यूनिट का जो 4th टॉपिक है वो पूरा किससे डील करता है, आपकी कर प्रणाली से डील करता है, ठीक है। तो चालू करते हैं आपका बजट व्यवस्था में। सबसे पहले समझते हैं, देखो बजट क्या होता है, ये चीज़ आपको सामान्य तौर पे पता ही होगी। हर साल बजट जारी करती सरकार, केंद्र की सरकार अपने स्तर पर जारी करती, राज्य सरकार अपने स्तर पर जारी करती है, ठीक है। तो परिभाषा के तौर पे देख लेते हैं इसको। ये ऐसे समझिए कि बजट क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं जब बजट बोलते हैं कि हमारे घर का बजट बिगड़ गया या हमारा मंथली बजट बिगड़ गया, इसका मतलब क्या होता है कि हम पूरा लेखा जोखा निकालते हैं। उस लेखे जोखे के आधार पर हम ये तय करते हैं कि बजट बिगड़ा है या बजट बना है, ठीक है। जैसे इसको परिभाषा के तौर पर देखें कि बजट सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। जब हम खुद के स्तर पर बात कर रहे होते हैं कि हमारा बजट खराब हो गया इस महीने का, इसका मतलब क्या है, हमने पूरा अपना आय व्यय का विवरण निकाला और उस आय व्यय के विवरण के आधार पर हम तय करते हैं कि बजट सही गया है, बिगड़ गया है, ठीक है। तो बजट सरकार की आय व्यय का क्या होता है, विवरण होता है, विवरण प्रपत्र होता है, जिसमें सरकार की गत वर्ष की आय की स्थिति। अब यहाँ पे किन किन पॉइंट्स को कवर किया जाता है बजट में, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। बजट में कौन कौन सी चीज़ें समाहित होती हैं। पहला जो चीज़ समाहित होती है वो है आय व्यय की स्थिति। मतलब आपने गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष की, पिछले वर्ष आपकी आय कितनी हुई, सरकार को कितना सार्वजनिक आय प्राप्त हुई, कितना राजस्व प्राप्त हुआ, और सरकार ने कितना सार्वजनिक व्यय किया, कितना खर्चा किया लोक कल्याणकारी कार्यों में, देश की सुरक्षा में, या अन्य जहां जहां खर्चे होते हैं उन सब चीज़ों में, है ना। तो गत वर्ष की आय व्यय की स्थिति होती है वर्तमान वर्ष के आय संशोधन आकलन। वर्तमान वर्ष के आय संशोधन आकलन मतलब जो करंट ईयर है, करंट ईयर जो चालू होने वाला है, इसमें सरकार अपने आय में वृद्धि कैसे करेगी, इससे संबंधित चीज़ें भी वहाँ पे आकलित करके बताई जाती हैं। आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है ये चीज़ अभी तो बता नहीं पाएंगे आप परफेक्टली, इसलिए आकलन किया जाता है, एक संभावना जताई जाती है एक। और आगामी वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमानित आंकड़े, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें भी एक अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है कि हाँ हम इतना इतना काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर कनेक्ट ना कर पा रहे हो आप, तो समझिए सरकार ने बजट में क्या बता दिया कि हम इस वर्ष और आने वाले वर्ष, इन 2 वर्षों को मिला करके टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का क्या करेंगे, विनिवेशन करेंगे। सरकार ने क्या बताया, एक अनुमानित वो बताया, डेटा बता दिया कि हम इस वर्ष और आने वाले वर्ष में टोटल मिला करके 1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेशन करेंगे। ये क्या है, एक संभावित डेटा है, एक अनुमानित डेटा है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये होगा ही, ऐसा ही होगा, कोई आवश्यक नहीं है। और जब ये हो जाएगा ऐसा कुछ, है ना, तो नेक्स्ट ईयर का जो बजट आएगा उसमें ये बताया जाएगा कि विगत वर्ष में हमने इतना कलेक्शन किया विनिवेशन से, ठीक है। तो अनुमानित आंकड़े एवं आगामी वर्ष के आय व्यय को घटाने बढ़ाने के उपाय, करारोपण की विधियां आदि शामिल होते हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे करारोपण, तो करारोपण की जो प्रक्रिया अलग से है, राजकोषीय नीति का जो अलग उपकरण है, उसको भी बजटीय व्यवस्था के तहत क्या कर लिया जाता है, मैनेज कर लिया जाता है एक बड़े स्तर पर। बाकी माइन्यूट काम भी उसमें होते रहते हैं, ठीक है। अब जो ये है आपका बजट होता है, जिसको
वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। टेक्निकल भाषा में, तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं हम? वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा संविधान में वर्णित है, ऐसा संविधान में वर्णित है, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, इसके 2 अंग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके 2 अंग होते हैं, जिसमें एक पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है, एक में अगले वर्ष का लेखा जोखा होता है। जिसमें पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है कि सरकार ने पिछले वर्ष कितना एक संभावना जताई थी हर सेक्टर में, कितना उसमें काम हुआ, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ, एक पूरा जो लेखा जोखा बड़ा इकोनॉमी का बताया जाता है, बड़े स्तर पर डेटा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं पिछले वर्ष वाले को? आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। और जो अगले वर्ष का उसमें एक आता है, प्रकाशित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, जिसको आप जानते हैं, वो सार्वजनिक बजट कहलाता है। ठीक है, सार्वजनिक बजट कहलाता है। जैसे मान लो 1 फरवरी को अगर बजट आपका प्रकाशित होता है सरकार द्वारा, तो उसके कुछ दिन पहले क्या कर दिया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया जाता है। क्या जारी कर दिया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण जारी कर दिया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष सरकार ने कैसे कहाँ क्या आय व्यय किया उसका पूरा डेटा रहेगा। और उसके बाद आपका क्या जाएगा, एक और प्रपत्र जारी होगा जो अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष की संभावनाओं के साथ जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि देश के वित्त मंत्री द्वारा साल भर का जो लेखा जोखा संसद, भारत की संसद में स्वीकृति के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? बजट कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। बजट, आपको बजट की प्रक्रिया आपको पता है। बजट में क्या होता है कि वित्त मंत्री आते हैं, बजट की क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। फिर उसमें क्या है? बजट की रीडिंग करते हैं मतलब संसद के पटल में रखते हैं एक तरीके से वो, और संसद के पटल में फिर क्या होगी? तो उसकी रीडिंग के बाद वोटिंग होती है। हमको संसद से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी हमको, मतलब सरकार को, है ना। इसमें विशेष रूप से आय व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है। संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है। कार्यपालिका मतलब जो सरकार के लोग हैं, जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है वो क्या है? कार्यपालिका है। आर्टिकल 75 याद कीजिए आप, है ना। आर्टिकल 74, 75 वो सब क्या बताते हैं? कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। तो कार्यपालिका क्या हो गई? मंत्री परिषद हो गई। और मंत्री परिषद किसी न किसी के प्रति तो उत्तरदायी रहेगी ना। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसद यहाँ पे क्या करती है? एक तरीके से उनमें नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। कैसे? तो बजट में जो प्रस्ताव आते हैं, क्या होता है? बजट में जो विभिन्न प्रस्ताव आते हैं उनमें वो नियंत्रण का स्थापित रखती है संसद, वोटिंग के माध्यम से। कैसे? वोटिंग के माध्यम से। अगर वोट दे करके संबंधित प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा तो बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो सरकार ही गिर जाएगी। आगे कोई प्रक्रिया बची ही नहीं, सरकार ही गिर जाएगी वहीं पर। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्री के हिसाब से देख लेते हैं, प्री के लिए कुछ हमारा कंटेंट, कि बजट का इतिहास क्या है। तो देखो, सर्वप्रथम सन 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। 1803 में यहाँ पे किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। किसका शासन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का शासन कब से चालू होता है? 1858 से चालू होता है। भारत का प्रथम बजट कब जारी किया गया? 1860 में जारी किया गया। तब वायसराय कौन था? कैनिंग था। ठीक है, तब वायसराय कौन था? कैनिंग था। उसकी परिषद के वित्तीय सदस्य कौन थे? जेम्स विल्सन। वायसराय कैनिंग की एक परिषद थी, बजटीय परिषद, उसमें क्या थे? एक सदस्य थे। कौन? जेम्स विल्सन। उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, इसीलिए जेम्स विल्सन क्या कहते हैं? भारतीय बजट का प्रणेता कहते हैं, फादर ऑफ बजट इन इंडिया। अच्छे से याद रखना है आपको, 3 चीजें यहाँ पे फैक्ट याद रखनी है प्री के लिए आपको। पहली बार बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1803 में। पहली बार बजट जारी कब हुआ? 1860 में। किसने जारी किया? जेम्स विल्सन ने। उस समय वायसराय कौन था? कैनिंग था। फादर ऑफ बजटिंग इन इंडिया कौन कहलाता है? आपका जेम्स विल्सन। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो याद रखनी है आपको, कि देखो पहले क्या होता था? बजट सेपरेट आता था। सेपरेट मतलब बाकी सभी विभागों के लिए एक बजट होता था, रेल विभाग के लिए अलग बजट होता था। रेल विभाग का अलग बजट होता था। ठीक है, तो एकवर्त समिति की अनुशंसा पर 1921 से रेल बजट और आम बजट क्या किया गया था? अलग किया गया था। ये अलग कब से आ रहा था? 1921 से आ रहा था।
कि रेल के लिए एक अलग बजट जारी किया जाएगा, बाकी सबके लिए एक अलग बजट जारी होगा। ऐसा कब से हो रहा था? 1921 से। किसकी अनुशंसा पर हो रहा था? एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर। किसकी? एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। पर बाद में 2017 में इन दोनों को पुनः मर्ज कर दिया गया और तब से एक ही बजट आ रहा है पूरे देश के लिए। ऐसा किसकी अनुशंसा पर किया गया 2017 में? तो रेलवे कन्वेंशन समिति, अच्छे से याद रखिएगा, रेलवे कन्वेंशन समिति की अनुशंसा पर 17-18 में इसे क्या कर दिया गया? पुनः समाहित कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो बजट निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है, जिसके पहले चरण में क्या होता है? वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों, नीति आयोग, कैग की सहायता से बजट तैयार करेगा। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, जब उनको बजट तैयार करना होता है तो वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग जो हैं, वित्त मंत्रालय उसके संबंधित अंदर के जो विभाग हैं, वो सब क्या करेंगे? प्रपोजल भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे सभी मंत्रालयों को, सभी मंत्रालयों के विभागों को। क्या प्रपोजल, क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा कि भाई साहब आपको कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले वित्तीय वर्ष में, उसका हमको एक लेखा जोखा उपलब्ध करवाइए। और कैसे लेखा जोखा उपलब्ध करवाएंगे आप? आइटम वाइज, मदवार, मतलब कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव तो हमको बताएं कि आयुष्मान योजना के लिए कितना लगेगा, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कितना लगेगा, मिशन इंद्रधनुष के लिए कितना लगेगा, पोषण अभियान के लिए कितना लगेगा, ठीक है। वैसे पोषण अभियान तो WCD मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री मिलकर चलाती हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। तो वो क्या है? डेटा उपलब्ध करवाएंगे कि उनको फला चीज़ के लिए टोटल इतने रुपयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब वो प्रस्ताव आ जाएंगे, प्रपोजल्स आ जाएंगे, वित्त मंत्रालय उसकी जांच कर लेगा, उनको सही लगेगा तो वो क्या करेगा? नीति आयोग और कैग के साथ मिलकर के उन प्रपोजल्स को क्या करेगा? फाइनलाइज करेगा, प्रस्तावों को क्या करेगा? अंतिम रूप देगा। फिर ये सब क्या होगा? दूसरे चरण में जाएगा जब बन गया तो बजटीय दस्तावेजों को तैयार करके फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में संसद के पटल पर क्या कर दिया जाएगा? प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? प्रपोजल्स आ गए, उनको फाइनलाइज कर लिया गया, नीति आयोग कैग ने उसमें नीति आयोग और कैग ने वित्त मंत्रालय की सहायता कर दी, एक अच्छा बजट तैयार हो गया। अब उस बजट का जो प्रारूप है, बजट का प्रारूप तैयार हुआ, बजट नहीं तैयार हुआ, बजट का प्रारूप तैयार हो गया है। अब उस प्रारूप को संसद के पटल पर रखा जाएगा, संसद सदस्यों के समक्ष रख दिया जाएगा, ठीक है। ये काम कब होगा? फरवरी माह में होगा, फरवरी माह में होगा, ठीक है। फिर क्या होता है? तृतीय चरण आएगा। तृतीय चरण में क्या होगा? अब तो देखो, जस्ट हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो बजट होता है वो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है। बजट से कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण स्थापित होता है। कैसे स्थापित होता है? ये चीज भी हमने डिस्कस की थी कि बजट को क्या करना पड़ेगा? बजट के अलग अलग भागों को पास करवाना पड़ेगा। कहां से? संसद से। कैसे पास होगा? वोटिंग से पास होगा। वोटिंग कैसे होगी? मेजोरिटेरियन वोटिंग होगी। अगर पास नहीं होगा तो बजट क्या हो जाएगा? एक तरीके से एक बजट पास नहीं हो पाया अगर, तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संसदीय नियंत्रण हो गया। इसके लिए क्या करते हैं? संसदीय सदस्य जो होते हैं, इस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कार्यपालिका पर बजट के माध्यम से संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए संसद सदस्यों द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं के तहत कुछ प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। वो कौन से प्रस्ताव हैं आपके? विभिन्न कटौती प्रस्ताव, विभिन्न कटौती प्रस्ताव, चाहे वो नीतिगत कटौती हो, सांकेतिक कटौती हो और आर्थिक कटौती हो। तो सबसे पहले समझते हैं इनमें नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है? तो देखो, मान लो किसी योजना के लिए, समझ लो कि मनरेगा योजना है, ठीक है, उदाहरण के लिए मनरेगा योजना है। मनरेगा योजना के तहत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए क्या किया जाता है? बजट आवंटन की मांग रखी जाती है, ठीक है। उनका प्रस्ताव आता है आप कि हमको 1000 करोड़ रुपए मनरेगा योजना के तहत क्या किए जाए? आवंटित किए जाएं। बड़ी योजना है एक, पर जो संसद सदस्य हैं उनको लगता है कि ये मांग अनुचित है, इतना नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे? प्रस्ताव पेश करेंगे,
नीतिगत कटौती प्रस्ताव पेश करेंगे संबंधित मद के लिए, आइटम के लिए, और उस टोटल मांग को क्या कर दिया जाएगा, 1 रुपये कर दिया जाएगा। मतलब साफ साफ उनने बोल दिया कि हमको ये पैसा आवंटित नहीं करना है आपको। ठीक है। दूसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में क्या होगा, नीतिगत कटौती समझ गए आप कि उसमें टोटल मांग को क्या कर देंगे, 1 रुपये कर देंगे। सांकेतिक कटौती में क्या किया जाता है, कुल मांग में 100 रुपये की कटौती की जाती है। अब मान लो वापस वही चीज़ आ गई, वापस वही चीज़ आ गई कि 1000 करोड़ रुपए उनको मनरेगा के लिए चाहिए था। उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं अनुचित है, पर सरकार को ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। तो वो क्या करेंगे, एक संकेत दे देंगे कि भैया सुधर जाओ, अगली बार से ऐसे काम मत करना। और वो संकेत कैसे देंगे, तो टोटल मांग में से सिर्फ 100 रुपये काट लिया जाएगा, टोटल मांग में से सिर्फ 100 रुपये काट लिया जाएगा। ठीक है। और तीसरा आता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव में क्या होगा, तो क्या बोला जाएगा, मान लो वही वापस मनरेगा वाला ही आप रखिए उदाहरण कि 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा जाता है। उनको लगता है कि ये मांग अनुचित है, उनको लगता है कि ये मांग अनुचित है, इतना देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाएंगे और बोलेंगे भाई एक बार फिर से सोच लो, विचार कर लो, पुनः परीक्षण कर लो और उसके बाद वापस आ जाओ आप। ठीक है। तो पुनः परीक्षण का सुझाव देकर कुल मांग में कमी की जाती है, कुल मांग में मांग की कमी की जाती है। एक तरीके से बोला जाता है कि भाई आप पुनः परीक्षण कीजिए, फिर से जांच कीजिए और देखिए कि जो टोटल मांग आपकी 1000 करोड़ रुपए की, उसमें आप कितना और कम कर सकते हैं, फिर हम पास करेंगे। ठीक है। तो ये तृतीय चरण में क्या होता है, मांग जो मांगे होती हैं, जो बजटीय मांग की जाती है, रखी जाती है, उसको आवंटित करना या नहीं करना है, इसके संबंध में विभिन्न कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। उन कटौती प्रस्तावों के आधार पे एक तरीके से बजट के माध्यम से संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है कार्यपालिका पर। अगला चरण जो आता है आपका वो है चतुर्थ चरण। उसके तहत क्या करते हैं, संचित निधि से धन निष्कासन हेतु विनियोग विधेयक पास करा करके वित्त मंत्रालय की स्वीकृति ले आती है। सिंपल सा पॉइंट है। देखो अब क्या होता है, आपका जो विभिन्न मंत्रालय हैं, देखो बजट की जो प्रक्रिया होती है ना, कम से कम 4 महीने चलती हो। आपके फरवरी माह से लेकर के फरवरी पूरा माह, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। ठीक है। ये क्या है, पूरी प्रक्रिया लगभग 4 महीने चलती है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है सरकार के साथ एग्जैक्टली, कई समस्याएं खड़ी होती, पैसा कम हो जाता है, सरकार कुछ पैसा चाहिए होता है तुरंत। तो वो करते क्या हैं, विभिन्न विभागों की मांगों को क्या करते हैं, समेकित करते हैं, विभिन्न विभागों की मांगों को समेकित करते हैं और उसको समेकन के बाद उसको एक विधेयक का रूप दिया जाता है। उस विधेयक को संसद पटल में रख के पास करवाया जाता है ताकि पैसा निकाल सकें। देखो अगर आपको भारत सरकार की संचित निधि से पैसा निकालना है, अगर आपको संचित निधि से पैसा निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, तो आपको हर बार क्या लगेगा, संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। और संसद की स्वीकृति किस चीज पे मिलती है, बिल पे मिलती है, विधेयक पे मिलती है। मतलब सरकार को अपनी मांगों को एक विधेयक का रूप देना पड़ेगा, एक बिल का रूप देना पड़ेगा। वो जो विधेयक होगा, वो जो बिल होगा, उसको क्या बोलते हैं, यहां पर हम विनियोग विधेयक बोलते हैं। तो विनियोग विधेयक को संसद पटल में रखा जाएगा, उस पर फिर क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो पास होता है तो आप पैसे निकाल लीजिए, अगर वो गिर जाता है बिल तो आपकी सरकार गिर जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सरकार कैसे गिर जाती है बिल पास ना होने से, तो ये सब पॉलिटी का पोर्शन है, आप वहां इस चीज को समझ चुके होंगे। इसके अलावा क्या है, पंचम चरण। तो विभागों में पैसा आवंटित करके उसका क्या किया जाता है, हर माह मूल्यांकन किया जाता है। अभी तक हमने क्या किया, बजट तैयार किया, बजट पे बहस की, बजट पे कटौती कर ली, बजट में आवंटन कर दिया, विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा भी निकाल लिया, खर्चा भी कर रहे हैं, और उसकी कहीं ना कहीं जांच भी तो होनी चाहिए, मूल्यांकन भी तो होना चाहिए। तो पंचम चरण का काम यही होता है, विभिन्न समितियों, विभिन्न विभागों के माध्यम से आवंटित बजट का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब देखते हैं बजट के प्रकार। तो देखो बजट के प्रकारों को समान तौर पर 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है आम बजट। आम बजट जिस बजट को आप जानते हैं, जो 1 फरवरी को क्या किया जाता है, संसद पटल में रखा जाता है। ये कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित करता है। विधायिका मतलब संसद,
कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, सरकार। तो संसद का सरकार पर क्या होता है, नियंत्रण स्थापित होता है इसके माध्यम से। आम व्यय का दस्तावेज होता है। आम व्यय मतलब सामान्य जो खर्चे होते हैं, आय व्यय। और विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। इससे विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या किया जाता है, इसके माध्यम से विकासात्मक कार्यों हेतु बजट आवंटन किया जाता है। दूसरा होता है आपका निष्पादन बजट। इसमें क्या होता है, तो मंत्रालयों को दिए जाने वाले निधि के संभावित परिणामों की जानकारी इसी के आधार पर नया आवंटन होता है। मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या है कि मंत्रालयों को जो भी बजट आवंटन किया गया था, जो भी निधि आवंटित की गई थी, पहले हम उसका क्या करेंगे, उससे क्या लाभ प्राप्त हुआ, उसका क्या परिणाम निकल के आया है, उसकी जांच करेंगे और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, नया बजट आवंटित करेंगे। मतलब ये क्या है कि एक तरीके से परिणामोन्मुख है, मतलब परिणाम पर आधारित है, परिणामोन्मुख बजट है कि अगर आपने अच्छा परिणाम नहीं दिया तो हो सकता है आपके बजट में कटौती कर दी जाए। ठीक है, कि अगर मनरेगा योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उन 1000 करोड़ रुपयों से कोई अच्छा परिणाम निकल करके नहीं आया है, तो हो सकता है आपको अगली बार बजट में कटौती की जाए। निष्पादन बजट है ये। अगला आता है परिणामोन्मुख बजट। इसमें क्या है कि बजट का उपयोग कैसे हुआ है एवं कार्य कैसा रहा एवं लाभ की सूचना के आधार पर निर्माण किया जाता है। सिंपल सा पॉइंट, जो निष्पादन बजट है उसी का अगला पॉइंट क्या होता है, निष्पादन बजट में हम क्या देखते हैं कि जो भी बजट आवंटित किया गया, जो भी निधि आवंटित की गई, उसके संभावित परिणाम की जानकारी होनी चाहिए। अब परिणामोन्मुख बजट क्या है कि जो भी जानकारी आपके पास आई है बजट आवंटन की, उसके खर्चे की, वो सकारात्मक होनी चाहिए, लाभ पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, कार्य प्रदर्शन कैसा रहा, लाभ की सूचना पर आधारित होता है। ठीक है, अगला होता है आपका शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट मतलब क्या होता है, देखो बजट बहुत सारी चीज़ों के लिए बजट आवंटित किया जाता है। विभिन्न विभागों को, विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न योजनाओं के तहत बजट आवंटन होता है आइटम वाइज। पर कई बार क्या होता है, वो पूरा खर्चा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जितना खर्चा नहीं कर पाए, मान लो आपका वही पुराना मनरेगा योजना उठा लो, 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, 800 करोड़ रुपए खर्च हुए, 200 करोड़ रुपए बच गया। उस 200 करोड़ रुपए को क्या मान लेंगे, लैप्स मान लेंगे। उस 200 करोड़ रुपए को क्या मान लेंगे, हम शून्य मान लेंगे। ठीक है, शून्य। प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार से, अर्थात पिछले बजट की बची हुई निधि को हम क्या करेंगे, लैप्स मानेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, सूर्यास्त बजट कहते हैं। मतलब वो जो पुराना बजट था, वो जो पुराना आवंटन था, उस पर क्या हो गया, सूर्य अस्त हो गया, उसको हमने शून्य मान लिया, उसको हमने लैप्स मान लिया। अगला होता है लैंगिक बजट। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, लैंगिकता के आधार पर बजट जारी किया जाता है। ये मुख्यतः किसके लिए जारी होता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीके का विशेष आर्थिक बजट हो गया, जो लैंगिक वर्ग के आधार पर जारी किया जाता है। तो ये क्या था दोस्तों, आपका पूरा बजट की सामान्य चर्चा थी। अगले लेक्चर में हम बजट वाले पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बजट के जो प्रकार, बजट के जो भाग होते हैं, ठीक है, राजस्व बजट क्या है, पूंजीगत बजट क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।